ज्योतिष में एक बहुत बड़ी पहेली है। कभी सोचा है कि दो लोगों की कुंडली लगभग एक जैसी दिखती है, ग्रह भी उन्हीं राशियों में होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी की कहानी, उनके संघर्ष, उनकी सफलताएं जमीन आसमान जितनी अलग क्यों होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर ज्योतिषी के सामने आता है। ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्ट तो वही है, लेकिन हर एक्टर को एक अलग रोल दे दिया गया है। बिल्कुल। आज हम ज्योतिष की उसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। इसका जवाब छिपा है ज्योतिष की एक बहुत ही अनूठी शाखा, जेमिनी ज्योतिष, और उसके चर कारक सिद्धांत में। चर यानी बदलने वाला। ये सिद्धांत कहता है कि हर कुंडली की अपनी एक सीक्रेट कास्टिंग होती है, और आज हम उस कास्टिंग डायरेक्टर के लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। और ये लॉजिक पराशरी ज्योतिष से बिल्कुल अलग है, जिससे ज्यादातर लोग परिचित हैं। पराशरी में सूर्य हमेशा पिता है, चंद्रमा हमेशा माता, ये भूमिकाएं तय हैं। लेकिन जेमिनी कहता है नहीं, हर जन्म में हर कुंडली में ग्रहों को उनकी भूमिका नए सिरे से दी जाएगी। हमारे हाथ एस.एन. पांडे के नोट्स लगे हैं, जो जेमिनी ज्योतिष चर कारक की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो आज हमारा मिशन इन नोट्स की मदद से ये समझना है कि ये सीक्रेट कास्टिंग होती कैसे है, कौन सा ग्रह राजा बनेगा और कौन मंत्री, और ये कास्टिंग किसी की आत्मा के मकसद से लेकर उसके करियर और रिश्तों तक की कहानी कैसे बताती है। तो चलिए इस पर्दे को हटाते हैं। सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कास्टिंग इस आधार पर नहीं होती कि कोई ग्रह किस राशि में बैठा है, जैसे मेष में या सिंह में। इसका राशि से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से एक गणितीय व्यवस्था है जो ग्रहों के अंश यानी उनकी डिग्री पर आधारित है। एक मिनट, मतलब ग्रह किस राशि में है वो मायने ही नहीं रखता, सिर्फ उसकी डिग्री देखी जाती है? ये तो पूरा खेल ही पलट देता है। बिल्कुल। और इसके पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। ये कहता है कि आपका जन्म किस राशि में हुआ ये आपकी बाहरी पहचान हो सकती है, लेकिन आपकी आत्मा की परिपक्वता, उसकी मैच्योरिटी का स्तर आपके ग्रहों के अंशों में छिपा है। जिस ग्रह का अंश सबसे ज्यादा है वो आत्मा का सबसे अनुभवी हिस्सा है, जो इस जन्म में आपका नेतृत्व करने, आपको रास्ता दिखाने आया है। वाह, मतलब हर कुंडली में ग्रहों का एक नया मंत्रिमंडल तैयार होता है। जो ग्रह मेरे लिए राजा है हो सकता है किसी और के लिए वो सिर्फ एक सिपाही हो। तो इस मंत्रिमंडल में कौन कौन से ग्रह शामिल होते हैं? क्या राहु केतु को भी कोई रोल मिलता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं पर दो अलग अलग विचारधाराएं सामने आती हैं। पहली और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है 7 कारक पद्धति, जिसे के.एन. राव स्कूल ने काफी लोकप्रिय बनाया है। इसमें सूर्य से लेकर शनि तक सिर्फ 7 ग्रहों को ही गिना जाता है। राहु केतु को इस कास्टिंग से बाहर रखा जाता है। हमारी आज की चर्चा का मुख्य आधार यही पद्धति होगी। और दूसरी पद्धति? दूसरी है 8 कारक पद्धति। कुछ परंपराएं, खासकर ओडिशा की अच्युतानंद परंपरा और संजय रथ स्कूल, राहु को भी इस दौड़ में शामिल करते हैं। राहु हमेशा उल्टा चलता है, इसलिए उसके अंशों को 30 में से घटाकर निकाला जाता है। हम इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले उन 7 मुख्य किरदारों को समझना जरूरी है जो हर कुंडली की कहानी लिखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इन 7 किरदारों से। हमारे सोर्स में इन्हें एक राज्य के पदों की तरह समझाया गया है, जो इन्हें समझने का एक बेहतरीन तरीका है। तो सबसे पहले सिंहासन पर कौन बैठता है? राजा कौन है? राजा है आत्मकारक, जिसे हम शॉर्ट में AK कहते हैं। ये वो ग्रह है जिसके अंशों यानी डिग्री आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा हैं। ये आपकी कुंडली का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबसे शक्तिशाली ग्रह है। ये सिर्फ आपका शरीर या मन नहीं, बल्कि आपकी आत्मा, आपके होने का मकसद, आपकी सबसे गहरी इच्छा को दिखाता है। हम सब जीवन में कभी न कभी पूछते हैं, मैं यहाँ क्यों हूं? आत्मकारक इसका ज्योतिषी जवाब है। तो ये हमारे जीवन की फिल्म का हीरो है, जो कहानी को आगे बढ़ाता है। हीरो भी और कहानी की थीम भी। सोचिए, अगर आपका शुक्र यानी वीनस आत्मकारक है, तो आपकी आत्मा इस जन्म में प्रेम, सौंदर्य, रिश्ते और रचनात्मकता के जरिए ही सबसे बड़ा सबक सीखने आई है। लेकिन अगर वही शुक्र कुंडली में पीड़ित है, तो यही रिश्ते आपके लिए सबसे बड़े संघर्ष का क्षेत्र बन सकते हैं, जब तक कि आप प्रेम का सही अर्थ न सीख लें। ये आपके जीवन की मुख्य थीम बन जाती है। और एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। आपकी नवांश कुंडली में आत्मकारक जिस राशि में बैठता है, उसे कारकांश लग्न कहते हैं। ये आपकी आत्मा का GPS है, जो बताता है कि असल में उसे जाना कहाँ है। ठीक है,
राजा के बिना राज्य नहीं चलता, लेकिन राजा अकेले भी कुछ नहीं कर सकता। उसे एक सलाहकार, एक मंत्री की जरूरत होती है। तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पर है अमात्य कारक या एएमके। यह दूसरा सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है। अगर आत्मकारक राजा है तो अमात्य कारक उसका सबसे करीबी सलाहकार, उसका प्रधानमंत्री है। यह आपके काम, आपके करियर, आपकी आजीविका और समाज में आपके पद को दिखाता है। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर आप अपने जीवन का मकसद पूरा करते हैं। अच्छा, तो अगर आत्मकारक ये बताता है कि क्या करना है, तो अमात्य कारक ये बताता है कि कैसे करना है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। लेकिन क्या हो अगर किसी का राजा एके और मंत्री एएमके एक दूसरे के दुश्मन ग्रह हों, जैसे सूर्य और शनि? क्या तब व्यक्ति के लक्ष्य और उसके काम करने के तरीके में हमेशा एक आंतरिक लड़ाई चलती रहती है? बहुत बढ़िया सवाल, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि उसका दिल कुछ और करना चाहता है, लेकिन उसका दिमाग या उसकी परिस्थितियां उसे किसी और दिशा में धकेल रही हैं। उसे अपने करियर में संतुष्टि पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन जब यही राजा एके और मंत्री एएम के कुंडली में एक साथ बैठ जाएं या एक दूसरे को देख रहे हों, तो इसे जैमिनी राजयोग कहते हैं। ये ज्योतिष के सबसे शक्तिशाली राजयोगों में से एक है। इसका मतलब है कि व्यक्ति का उद्देश्य और उसका कर्म एक ही दिशा में है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो अगर एके हमारा क्यों है और एएमके हमारा कैसे है, तो इस रास्ते पर हमें गाइड कौन करेगा? हिम्मत और सलाह कहाँ से मिलेगी? क्या यहीं पर तीसरे किरदार की भूमिका आती है? बिल्कुल। तीसरा किरदार है भ्रातृकारक या बीके, यानी तीसरा सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है। जैसा कि नाम से लगता है, ये भाई बहनों के साथ हमारे रिश्ते को तो दिखाता ही है, लेकिन 7 कारक पद्धति में इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये हमारे गुरु, हमारे पिता, हमारे मेंटोर, यानी उन सभी लोगों को दिखाता है जो हमें कुछ सिखाते हैं या रास्ता दिखाते हैं। साथ ही ये हमारे साहस, हमारी स्किल्स और हमारे पराक्रम का भी कारक है। अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब एक ही ग्रह है, मेरे भाई के साथ मेरे रिश्ते को भी तय कर रहा है और मेरे पिता के साथ भी। इन दोनों रिश्तों की डायनामिक्स तो बिल्कुल अलग होती हैं। ये कैसे काम करता है? यही तो जैमिनी ज्योतिष की खूबसूरती है। ये दिखाता है कि आपके जीवन में जो गुरु की ऊर्जा है, जो आपको सिखाने और हिम्मत देने वाली ऊर्जा है, वो भाई बहनों और पिता दोनों के माध्यम से आ सकती है। अगर आपका बीके अच्छी स्थिति में है, तो आपको इन दोनों से ही सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। समझ गई। अब आते हैं चौथे किरदार पर, जो हमारे जीवन की नींव से जुड़ा है, मातृकारक या एमके। हाँ, ये चौथा सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है। ये हमारी माँ, हमारा घर, हमारी गाड़ी और सबसे जरूरी हमारे मन की शांति और सुख को दिखाता है। हमारी शुरुआती स्कूली शिक्षा और जमीन जायदाद का सुख भी इसी से देखा जाता है। अगर आपका मातृकारक पीड़ित है, तो हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, लेकिन आपको घर में सुकून महसूस ना हो। ये हमारी भावनात्मक सुरक्षा का बैरोमीटर है। ठीक है, अब तक हमने आत्मा का मकसद एमके, करियर का रास्ता एमके, गुरु और साहस बीके और माँ और मन का सुकून एमके समझ लिया है। कहानी में पांचवां किरदार कौन है? पांचवा किरदार है पुत्रकारक या पीके, पांचवां सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह। इसका सीधा संबंध संतान, बुद्धि, रचनात्मकता और आपके अनुयायियों यानी फॉलोअर्स से है। फॉलोअर्स मतलब सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी? हाँ, आज के ज़माने में आप बिल्कुल कह सकते हैं। ये उन सभी लोगों को दिखाता है जो आपसे सीखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, चाहे वो आपके छात्र हों, आपके कर्मचारी हों या आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। मुझे एक कुंडली याद आती है जहाँ बुध पुत्र कारक था। वो व्यक्ति एक बेहतरीन टीचर था, उसके हजारों स्टूडेंट्स थे। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसका पुत्र कारक उसके छात्रों के रूप में पूरी तरह से सक्रिय था। तो ये सिर्फ बायोलॉजिकल संतान के बारे में नहीं है, ये आपकी विरासत के बारे में है जो आप आने वाली पीढ़ी को देकर जाते हैं। अब आता है छठा किरदार, और इसका नाम थोड़ा रहस्यमयी है, ज्ञाति कारक या जीके। ज्ञाति का मतलब तो संबंधी होता है, लेकिन सोर्स कहता है कि ये शत्रु और संघर्ष को दिखाता है। ये क्या विरोधाभास है? ये विरोधाभास नहीं, बल्कि जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। ज्ञाति कारक यानी छठा सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह हमारे जीवन की चुनौतियों, बाधाओं, बीमारियों और शत्रुओं को दिखाता है। एक मिनट, तो इसका नाम ज्ञाति कारक क्यों है? क्या इसका मतलब यह है कि हमारे सबसे बड़े संघर्ष और हमारे दुश्मन अक्सर हमारे अपने लोगों या रिश्तेदारों के बीच से ही आते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है।
जेमिनी ज्योतिष का ये एक बहुत गहरा संकेत है। ये बताता है कि जीवन में जो लोग हमें सबसे ज्यादा चुनौती देते हैं, जिनसे हमें ईर्ष्या या कष्ट मिलता है, वे अक्सर हमारे अपने ही होते हैं। जीते दिखाता है कि जीवन में बाधाएं कहां से आएंगी और हमें किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लड़ना पड़ेगा। ये हमारी कुंडली का विलन है जो हमें मजबूत बनाने आता है। और अब आते हैं आखिरी 7वें किरदार पर, दारा कारक या डीके। ये जीवन साथी का कारक है, लेकिन इसमें एक बहुत अजीब बात है। ये वो ग्रह है जिसके अंश सबसे कम होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक, और उसका कारक सबसे कमजोर। ये क्यों? यह अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा दर्शन है। दारा कारक डीके सिर्फ जीवन साथी को ही नहीं, बल्कि आपके बिजनेस पार्टनर को भी दिखाता है। यह जीवन के उस हर क्षेत्र को दिखाता है जहां आप किसी के साथ साझेदारी करते हैं। और ज्योतिष में कम अंश का मतलब अनुभव की कमी भी माना जाता है। तो यह ग्रह जीवन के उस हिस्से को दिखाता है जहां आपकी आत्मा सबसे कम अनुभवी है, जहां उसे इस जन्म में सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। और यह सीख अक्सर एक पार्टनर के जरिए ही मिलती है। यह धन और संपत्ति को भी प्रभावित करता है, क्योंकि व्यापार और साझेदारी का सीधा संबंध इनसे होता है। तो ये है 7 मुख्य खिलाड़ी। अब उस 8वें खिलाड़ी की बात करते हैं जिसे आपने शुरू में बेंच पर बिठा दिया था, राहु। जब वो मैदान में उतरता है तो क्या होता है? जब राहु को 8वें कारक के रूप में शामिल किया जाता है तो पूरी टीम की संरचना बदल सकती है। राहु के आने से एक नया पद बनता है, पितृ कारक या पीके, जो खासतौर पर पिता के लिए होता है। अच्छा, तो 7 कारक वाली व्यवस्था में तो पिता और गुरु का काम भ्रातृ कारक बीके ही देख रहा था। बिल्कुल। 8 कारक वाली व्यवस्था में काम का बंटवारा और साफ हो जाता है। बीके का काम सिर्फ भाई बहनों और गुरु तक सीमित हो जाता है, और पिता की जिम्मेदारी पूरी तरह से पितृकारक पीके को मिल जाती है। ये पिता के प्रभाव को और ज्यादा गहराई से देखने का एक एडवांस तरीका है। ये कोई विवाद नहीं है, बल्कि विश्लेषण के लिए एक और टूल है। जैसे डॉक्टर के पास एक्सरे भी होता है और एमआरआई भी। ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस सारी जानकारी का असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे होता है। एक ज्योतिषी इन किरदारों की मदद से भविष्यवाणी कैसे करता है? इसके बहुत ही सटीक और व्यावहारिक उपयोग हैं। सबसे पहला तो जेमिनी राजयोग, जिसकी हमने बात की। आत्मकारक राजा का अमात्य कारक, मंत्री, पुत्र कारक, संतान अनुयायी या कुंडली के 5वें घर के मालिक से संबंध बन जाए तो यह तय है कि व्यक्ति अपने काम से दुनिया में नाम कमाएगा। और दशाओं यानी ग्रहों के समय में इसका क्या असर होता है? जेमिनी की अपनी दशा प्रणालियां हैं, जैसे चर दशा, जो राशियों पर आधारित होती है। ये बहुत सटीक काम करती है। मान लीजिए आपकी ज्ञाता कारक यानी विलन ग्रह की राशि की दशा चल रही है, तो वो समय आपके लिए कष्टकारी, संघर्षपूर्ण या स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये आपको पहले से ही बता देता है कि मुश्किल दौर आने वाला है, तैयार रहो। वहीं जब अमात्य कारक यानी मंत्री की राशि की दशा आती है तो करियर में तरक्की, नए मौके और सफलता मिलती है। और आपने कारकांश कुंडली का जिक्र किया था, जो आत्मा का जीपीएस है, वो कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। आपका आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में जिस भी राशि में बैठा हो, उस राशि को लग्न यानी पहला घर मान लीजिए। अब इस नए लग्न से जब आप अपनी जन्म कुंडली को देखते हैं तो इसे कारकांश कुंडली कहते हैं। यह आपकी आत्मा की सबसे गहरी इच्छाओं को उजागर कर देती है। जैसे अगर इस नए लग्न से 10वें घर में कोई शुभ ग्रह बैठा है तो ये दिखाता है कि आपकी आत्मा इस जन्म में एक सफल करियर के माध्यम से ही संतुष्टि पाएगी। ये आपको बताता है कि आपका असली सुख कहाँ छुपा है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि जेमिनी ज्योतिष का चर कारक सिद्धांत हर कुंडली को एक बहुत ही पर्सनल और डायनामिक नजरिए से देखता है। ये बताता है कि ग्रहों की भूमिका पत्थर की लकीर नहीं है। हर जन्म में हर व्यक्ति के लिए उन्हें एक नया रोल मिलता है। कभी कोई ग्रह राजा बनकर आता है तो किसी और की कुंडली में वही ग्रह एक सेवक की भूमिका निभाता है। बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि हर इंसान की जीवन यात्रा और उसके उद्देश्य कितने अलग और व्यक्तिगत होते हैं। ये ज्योतिष को एक नियम सब पर लागू वाले नजरिए से आजाद करता है और हमें हर कुंडली को उसकी अपनी शर्तों पर, उसकी अपनी अनूठी कहानी के रूप में समझने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ एक विचार आपके लिए छोड़कर जाते हैं। दारा कारक DK यानी जीवन साथी का कारक वो ग्रह है जिसके अंश सबसे कम होते हैं। ज्योतिष में कम अंश का मतलब कम अनुभव माना जा सकता है।
तो क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि हमारे जीवन साथी या हमारे पार्टनर असल में जीवन के उस क्षेत्र को दिखाते हैं जहां हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा सीखने और विकसित होने की जरूरत है? शायद वो हमें पूरा करने नहीं, बल्कि हमें वो सबक सिखाने आते हैं जो हम अकेले नहीं सीख सकते। इस पर सोचिएगा।